और हमको पता है करंट एक फंडामेंटल यूनिट होती है। अगर मान लीजिए आपके सामने मैं एक वायर ड्रॉ करूं और उसमें मैं ऐसे एरो दिखाऊं और बताऊं 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, हमको ये तो पता है कि ओम्स लॉ सभी पे वैलिड नहीं होता, यानी कुछ लिमिटेशंस ओम्स लॉ के जरूर होंगे। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी मेटल के सापेक्ष में ज्यादा होगी और इंसुलेटर के सापेक्ष में कम होगी। हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब? हाँ, मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ तीसरा चैप्टर लेके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसके पहले हमने बुलेट कॉन्सेप्ट्स किए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। उसके साथ ही साथ मैंने आपको एनसीईआरटी की डिटेल्ड सॉल्यूशंस दी है। उस सॉल्यूशंस को बच्चों ध्यान से देखिएगा, बिकॉज उसमें आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम यानी बोर्ड्स में आपको कैसे लिखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाए। एक तरीके से उन वीडियोस को सॉल्यूशन बुक्स की तरह यूज़ करिए और जो बुलेट कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस है उन्हें एज अ रिविजन यूज़ करिए। आप खुद सोचिए, इतने बड़े चैप्टर को हार्डली 15 to 20 मिनट्स में ख़त्म करना, वो भी एज अ क्विक रिविजन, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सारे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए, चाहे आपके बोर्ड्स एग्जाम की बात की जाए, आपको एक क्विक रिविजन के लिए वो वीडियोस बहुत हेल्प करने वाली हैं। सिमिलरली मैं लेके आई हूँ आपके लिए तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है। हम दोनों ही पार्ट को कवर करेंगे और बहुत ही बुलेट वे में ही कवर करेंगे। स्पेशली अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा ताकि मैं उसमें मदद कर सकूँ। बहरहाल शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमने चार्जेस को पढ़ा है, राइट। हमने उसके बाद पढ़ा कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, राइट। और हमको पता है करंट एक फंडामेंटल यूनिट होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, वो हमारा एक करंट भी है। आइए जानते हैं व्हाट इज करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग पर यूनिट टाइम एट एनी पॉइंट इन द सर्किट, ठीक है। अगर हम बात करें करंट की तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V बाय आर। I इज इक्वल टू V बाय आर। और यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट होता है एम्पियर। स्केलर क्वांटिटी होती है हमारा करंट, याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी, भाई अगर मान लीजिए आपके सामने मैं एक वायर ड्रॉ करूं और उसमें मैं ऐसे एरो दिखाऊं और बताऊं 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो आप तो कहेंगे कि हाँ भाई डायरेक्शन है, एरो है तो डायरेक्शन तो हो गई और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन बच्चा, इसकी डायरेक्शन तो है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन अगर इस वायर से ही मैं एक नोड से इसे 2 वायर में पास करा दूं तो ये इक्वल वे में पास कर जाएगा, यानी 1 एम्पियर इधर पास कर जाएगी, 1 एम्पियर इधर पास कर जाएगी, या हो सकता है 0.5 एक तरफ पास कर जाए और एक तरफ 1.5 पास कर जाए। कहने का मतलब ये है कि जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा नहीं फॉलो करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता, बट हमारा करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को नहीं फॉलो करता। आइए बात करते हैं नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के बारे में। तो भाई हमको पता है कंडक्टर्स वो होते हैं दैट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इजीली। तो जानते हैं कंडक्टर्स अलाउ फॉर चार्ज ट्रांसफर थ्रू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल और कंडक्टर जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सभी को पता है कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो करंट मूव करने लगते हैं और वो फॉर्म करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स क्या क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारे कंडक्टर्स का केस होता है। आइए बात करते हैं आगे ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ स्टेट करता है दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हुआ करता है, वो ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेजिस्टेंस के, राइट। और अगर हम लिखें इस चीज़ को प्रॉपर्ली तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, या I को आप लिख सकते हैं V अपॉन R, राइट।
इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ओम्स लॉ से। अब एक ट्रायंगल फॉर्म में आपको दे दिया है, मान लीजिए V इज इक्वल टू आई आर है, तो I के लिए लिखेंगे तो V बाई आर हो जाएगा और R के लिए लिखेंगे तो V बाई आई हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर IV वोल्टेज के बारे में बताया जाए, अगर IV वोल्टेज का ग्राफ, IV का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो R के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। वहीं अगर ऐसी कोई रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट नहीं है तो IV का ग्राफ हल्का सा टिल्टेड आएगा, राइट। आइए चलते हैं आगे। ओम्स लॉ का ग्राफ, अगर जो भी कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बिकॉज सारे मटेरियल्स ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं वही सिर्फ ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए जो ग्राफ निकलता है VI का, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल के आता है, राइट। आइए बात करते हैं रेजिस्टिविटी, यानी अगर किसी भी वायर में रेजिस्टेंस के बारे में निकालना है। मान लीजिए आपके सामने एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, A है, लेंथ L है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब बात करें रो की, तो रो हमारा रेजिस्टिविटी कहलाता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है किस मटेरियल से कोई भी कंडक्टर बना हुआ है, राइट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। रो क्या होता है बेटा, मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी और अगर बात करी जाए एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी। जैसे मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिफर करती है। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, तो भाई हमको जानना पड़ेगा कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में आखिर होता क्या है और रेजिस्टिविटी का ओरिजिन कहाँ से निकल के आता, मतलब रेजिस्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो निकल के कहाँ से आती है। अब देखिए कंडक्टर्स का, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपने क्या किया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपने क्या किया, इन दोनों के क्रॉस सेक्शन के अबाउट क्या निकाल दिया, पोटेंशियल लगा दिया। इन दोनों के अबाउट क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। क्यों फ्लो करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम दी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, राइट। नॉर्मली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसके ठीक ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इसीलिए क्या कहते हैं हम, इसीलिए कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज मूविंग इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या करंट मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अगर इस करंट की बात की जाए तो इस करंट को हम लिखते हैं I इज इक्वल टू NaLe टाइम्स अपॉन T, राइट। ये हमारा हुआ। अब अगर मोबिलिटी की बात करें कि कितनी मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं, तो उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। द मोबिलिटी ऑफ इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रहा है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, right. The SI unit of mobility is meter square over volt second and is 10 to the power 4 of the mobility in practical units, ठीक है। अगर VD की बात की जाए तो हम रिलैक्सेशन टाइम में भी लिखते हैं E टाउ E ओवर M, और म्यू को हम अगर इससे रिप्लेस कर दे तो हम लिख सकते हैं E टाउ बाय M, वेयर टाउ इज द एवरेज कोलिजन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, हम इसी को कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि भाई लिमिटेशंस ओम्स लॉ के क्या हैं। हमको ये तो पता है कि ओम्स लॉ सभी पे वैलिड नहीं होता, यानी कुछ लिमिटेशंस ओम्स लॉ के ज़रूर होंगे। तो वो लिमिटेशंस ओम्स लॉ का क्या है, वो लिमिटेशंस ओम्स लॉ का क्या है, द मटीरियल डज नॉट हैव कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस। तो भाई जो मटेरियल जिसके पास कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है वो ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता। द VI रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। तो जो VI रिलेशनशिप बनता है किसी नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए वो लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है। आप देख भी सकते हैं वो क्या है, नॉन लीनियर है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर ऑफ और फ्रीक्वेंसी चेंजेस द बिहेवियर। या मान लीजिए किसी कोई ऐसा कंडक्टर या कोई ऐसा मटेरियल है जिस पे अगर फ्रीक्वेंसी का बदलाव किया जाए, टेम्परेचर का बदलाव किया जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ओम्स लॉ वो फॉलो नहीं करती है। तो यही कुछ लिमिटेशन है बच्चा ओम्स लॉ के।
अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो हमें ये तो पता चल गई कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टिविटी किसी प्रॉपर्टी की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है उसी के बेसिस पे हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिटरमाइन करते हैं। अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल हैव लो रेजिस्टिविटी। उनका रेंज कितना होता है 10⁻⁸ ओम से 10⁻�6 ओम। देखो लो रेजिस्टिविटी यानी आराम से करंट, आराम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। बात करते हैं एट द अदर एंड इंसुलेटर्स, जिसको हमें पता है कि मुश्किल से करंट फ्लो अलाउ करता है, लाइक सेरेमिक, रबर, प्लास्टिक, हैविंग रेजिस्टिविटी 10⁻18। आप खुद देख सकते हैं 10⁻8 से 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर दैन मेटल्स है, 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर दैन दी मेटल्स हैं, उससे भी ज़्यादा। इन बिटवीन द टू आर सेमीकंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स और मेटल्स के बीच में जो रीजन लाई करता है उसमें लाई करता है भाई सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी मेटल के सापेक्ष में ज़्यादा होगी और इंसुलेटर के सापेक्ष में कम होगी। आइए बात करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स can be decreased by adding a small amount of suitable impurities. The last feature is exploited in the use of semiconductors. अब देखो किसी भी जैसे अगर सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं तो करते क्या हैं कि कोई इंसुलेटर उठाते हैं उसमें थोड़ी सी डोपिंग कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बाहर दूसरा मटेरियल ऐड कर देते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और एक और चीज़ क्रिएट हो जाती है, होल्स, वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, जैसे आप एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं, उन्हें आप होल्स कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्रिएट करके यानी एक इंट्रिंसिक कंडक्टर से, एक प्योर कंडक्टर से आप क्या बना देते हैं, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। आइए बात करते हैं कि टेम्परेचर से क्या वास्ता है। टेम्परेचर से क्या वास्ता है हमारे टेम्परेचर से क्या वास्ता है हमारे रेजिस्टिविटी का। तो भाई द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है बात। डिफरेंट मटेरियल्स डू नॉट एग्जिबिट द सेम डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। तो जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी सेम तरह से नहीं है। हो सकता है कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा वैरी करते हो और कुछ टेम्परेचर को बढ़ाने में कम वैरी करते हो, ठीक है। Over a limited range of temperature that is not too large, the resistivity of a metallic conductor lies in। तो भाई जो metallic conductors हैं उनकी जो resistivity है वो लाई करती है इनके बीच में, ठीक है। वो क्या लाई करती है, वो लाई करती है इनके बीच में। नाउ अगर बात करें रो टी इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ टेम्परेचर, रो नॉट इज द सेम एज टेम्परेचर डिफरेंट, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ऐसी ऐसी बात हो गई। तो रो टी की बात करें तो एक लीनियर फॉर्म में टेम्परेचर डिपेंडेंस हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो भी लिमिटेड टेम्परेचर ड्यूरेशन में। अगर उससे ज़्यादा की बात की जाए तो ये वेरिएशन बदलता है और ये मटीरियल टू मटीरियल टेम्परेचर पे वेरिएशन बदल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं कुछ ग्राफ की। तो भाई रेजिस्टिविटी अगर कॉपर यानी एक कंडक्टर की बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, वही नाइक्रोम की बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, और वहीं बात करें किसी सेमीकंडक्टर का तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ देखने को मिलता है। और ये ग्राफ तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, द एनर्जी कैरिड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी होता है पावर टाइम्स टी, और एनर्जी इन जूल्स होता है या किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। पावर पी होता है, टाइम टी होता है, और यूनिट क्या होती है, जूल या किलोवाट आवर। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड और प्रोड्यूस। तो भाई जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है, V इंटू आई, PV/I, ये होता है रिलेशन। अब बात करते हैं जैसे पावर की बात करें तो पावर जैसे जितनी रेट से ये फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं पावर कह रहे हैं। और वहीं एनर्जी की बात की जाए तो कितना एनर्जी कलेक्ट हो जा रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, मतलब कितनी रेट से ये कलेक्ट हो जा रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी कह रहे हैं। बात करते हैं सेल्स, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्स क्या होते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आप घर में सेल लेके आते हैं, लेकिन
अगर आपको सेल को डिफाइन करने को कहा जाए तो आपको थोड़ी सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो सेल्स आखिर होते क्या है? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। अब सेल्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है। जो प्राइमरी सेल होता है वो रिचार्ज नहीं किया जा सकता, नॉन रिचार्जेबल होता है, वही सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है। अब जैसे नॉर्मल आप रिमोट में जो सेल्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, यानी वो प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। वहीं बात करें जो इन्वर्टर में एक बड़ी सी बैटरी लगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। जैसे ड्राई सेल, लेड एसिड बैटरी, ये सारी क्या है? आपकी सेकेंडरी सेल्स कहलाती हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की जाए, द टोटल एनर्जी सप्लाइड पर कूलम ऑफ चार्ज बाय द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जितनी टोटल एनर्जी है सप्लाइड पर कूलम ऑफ द चार्ज बाय द सेल वुड बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंबल क्या है? ई, और यूनिट क्या है? वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है? ऐसे नाम से तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। आइए बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो एवरी सेल हैज सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड इट। तो हमें ये पता है कि सेल के अंदर करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है यानी कुछ रेजिस्टेंस का भी उसे सामना करना पड़ता होगा। तो जितनी भी सेल के अंदर की बात होती है, अंदर का जो रेजिस्टेंस है, उसी को आप क्या कहते हो? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हो। अगेन उसका सिंबल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंस रेजिस्टेंस है तो ओम्स में ही उसका यूनिट भी होता है। कॉज्ड बाय द मटीरियल्स इनसाइड द सेल। भाई क्यों रेजिस्टेंस हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस? बिकॉज अंदर आपको पता है सेल्स के इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, राइट? आगे बात करते हैं भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सेल। तो भाई हमको पता है कि कोई भी डायग्राम है दे सकता है आपको डिफरेंट सर्किट्स का, जिसमें रेजिस्टेंस कई कई जगह लगी जा सकती हैं, डिफरेंट बातें हो सकती है, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? सर्किट्स बनाते हैं। फाइन, तो हमें पता है कि भाई V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है। और अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो E माइनस आई आर, यानी अगर बैटरी का EMF E है माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम करंट थ्रू द सर्किट निकाल सकते हैं E अपॉन R प्लस R से, राइट? आइए बात करते हैं आगे। अगर सेल्स को हम सीरीज में जोड़ दें तो क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, और अगर हम सेल्स को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या कॉम्बिनेशन बैठता है? ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेल्स को हम सीरीज में जोड़ दें तो हमें पता है कि जो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा, और EMF क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। वहीं पैरेलल की बात की जाए बेटा तो रेजिस्टेंस आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और EMF की बात की जाए तो E/R1 E/R2। क्यों? बिकॉज पैरेलल के केस में आपको पता है क्या करंट सब में क्या हो जाएगी? करंट सब में क्या हो जाएगी बेटा? करंट सब में चेंज हो जाएगी, राइट? और वहीं बात करें पैरेलल के केस में तो आपको पता है सब में क्या हो जाएगा? वोल्टेज बदल जाएगी। आइए बात करते हैं कर्चॉफ्स के रूल। तो भाई कर्चॉफ्स ने 2 रूल दिए थे, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन आए तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट कर्चॉफ लॉ को लेके क्लियर है तो आप आराम से सब चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए कर्चॉफ का पहला नियम कहता है, जिसे कहते हैं हम जंक्शन रूल। एट एनी जंक्शन ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जैसे मान लें ये एक जंक्शन है, इससे वेरियस करंट्स आ रहे हैं और कुछ करंट्स जा रहे हैं, तो जो आने वाले करंट है उनको आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, और निकलने वाला करंट है I4 प्लस I5, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5 के। और दूसरा नियम कहता है, जिसे हम लूप रूल कहते हैं, तो कह रहा है लूप रूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप मस्ट बी 0। तो जितना पोटेंशियल में चेंज हो रहा है किसी क्लोज लूप में, उसका अगर सम किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? 0। यानी अगर हम बात करें ये सारे रेजिस्टर्स हैं तो VAB मतलब रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CD प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस DA आपका क्या सम करेगा? 0 सम करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नई चीज़ नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट है सर्किट का जिसको आप वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, और उसका नाम पूरी उस अरेंजमेंट का कर दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या जाता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है यूज प्रिसाइसली टू मेजर अननोन रेजिस्टेंसेस बाय कंपेयरिंग देम टू नोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मेजर काम होता है वो जानने में मदद करता है अननोन रेजिस्टेंस के बारे में,
नोन रेजिस्टेंस की हेल्प में, मान लीजिए आपको 3 नोन रेजिस्टेंस दे दिया और एक अननोन रेजिस्टेंस दे दिया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि ये मान लीजिए आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 और बीच में आपके क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर उसके ब्रिज पॉइंट पे लगाया गया है एंड देन ए और सी से उसके पोटेंशियल, उसको सेल से पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में खास बात ये होती है कि जो R1/R2 का रेशियो होता है वो R3/R4 के रेशियो के बराबर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स अरेंज्ड इन अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन विद अ गैल्वेनोमीटर और अदर डिटेक्टर टू इंडिकेट वेदर ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट। तो भाई ब्रिज को क्या होता है, बैलेंस करना होता है। जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग्स बैलेंस्ड रीडिंग आनी चाहिए, यही कंडीशन होती है। इसी की हेल्प से आप क्या करते हैं, आप अननोन रेजिस्टेंसेस को निकाल पाते हैं। व्हेन बैलेंस द ब्रिज एग्जिबिट्स नो करंट फ्लोज through the galvanometer, indicating that the ratio of the known resistance equals the ratio of the unknown resistance and a variable resistor। तो मान लीजिए आपका ये और ये known है, ये known है और ये unknown है, तो आपको पता है कि in the balance condition no current will flow across this galvanometer। जब नो क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तब आपका जो रेशियो है R1/R2 का वो R3/R4 के बराबर होगा और आप इस फॉर्मूले से अननोन रेजिस्टर्स को आप निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ ही हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए और अब मैं आपको कहना चाहती हूँ बहुत बहुत थैंक यू इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, बिकॉज हाँ ये बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है। बस एंड में आपको कुछ सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है किरचॉफ लॉ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की। अगर आपको किरचॉफ लॉ के सर्किट सॉल्विंग में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊँगी कि आपकी सर्किट सॉल्विंग कभी भी गलत हो ही नहीं पाएगी। राइट, तो इस चैप्टर के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस चैप्टर के ढेर सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि NCERT में ऐसे लिख के दूंगी जिससे आपको बोर्ड्स में नंबर्स फेच हो। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे बच्चों। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें इस वीडियो पे प्यार जरूर दीजिए। जय हिंद।